पिछले लेक्चरों में हमने कई क्रिप्टोग्राफी के अलग अलग प्रकार देखे। पब्लिक की इंक्रिप्शन, प्राइवेट की इंक्रिप्शन, डिजिटल सिग्नेचर, हैशिंग इत्यादि। इस लेक्चर में हम इनके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। कुछ एप्लीकेशंस की चर्चा पहले ही हो चुकी है, जैसे कि सीक्रेसी। आप अनुभव को कुछ मैसेज भेजना है सीक्रेटली ब्रिज को, तो उसके लिए क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग होता है। मुख्य उद्देश्य क्रिप्टोग्राफी का यही रहा। इसके कई तरीके हमने देखे। दो मुख्य तरीके, एक तो सबसे अच्छा तरीका है एईएस एन्क्रिप्शन। पब्लिक की एन्क्रिप्शन नहीं है, ये प्राइवेट की एन्क्रिप्शन कहते हैं इसको। इसकी एन्क्रिप्शन स्पीड बहुत अच्छी है। जैसे सॉफ्टवेयर में ही 100 मेगाबाइट पर सेकेंड की रफ्तार से एन्क्रिप्शन हो सकता है। और यदि एईएस को हार्डवेयर को प्रोसेसर एक आजकल आने लगे हैं जो कि एन्क्रिप्शन प्रोसेसर हैं, तो उसमें स्पीड और भी अधिक बढ़ जाती है। क्योंकि एईएस प्राइवेट की एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है, तो इसमें की एक्सचेंज की समस्या रहती है। की एक्सचेंज की तकनीक हमने देखी है, डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज या फिर पब्लिक की एल्गोरिदम जैसे आरएसए, ईसीसी का प्रयोग करके। और मैसेजेस जब भी हम अनुभव और ब्रिज के बीच में या कुछ भी अन्य लोगों के बीच में जब मैसेज सीक्रेट रख के कम्युनिकेशन होता है, तो उसमें जब भी मैसेज बड़ा होता है तो एईएस का ही प्रयोग किया जाता है। आरएसए, ईसीसी या किसी अन्य पब्लिक की एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम का प्रयोग नहीं किया जाता। उसका कारण है कि इनकी जो रफ्तार है, जैसे आरएसए की 1024 बिट की हमें आज के समय में आवश्यक होती है, वो आरएसए का एन्क्रिप्शन 1000 गुना से भी स्लो है एईएस के मुकाबले, जो 128 बिट की के द्वारा किया जाता है। तो जब इतना अधिक धीमे चलता है एईएस के मुकाबले, तो जब मैसेज साइज बड़ा है तो उसको इंक्रिप्शन में कहीं अधिक समय लगेगा आरएसए के द्वारा। और ईसीसी भी लगभग कुछ इसी प्रकार का है। 160 बिट ईसीसी आरएसए से लगभग 10 गुना ज़्यादा तेज होता है, लेकिन फिर भी एईएस के मुकाबले 100 गुना से भी अधिक धीरे चलता है। तो इस कारण से पब्लिक की एन्क्रिप्शन का प्रयोग अधिकांशतः जब भी सीक्रेसी की बात आती है मैसेजेस की, तो की एक्सचेंज करने में ही प्रयोग होता है। अर्थात एईएस का प्रयोग एन्क्रिप्शन के लिए होता है, एईएस की को एक्सचेंज करने के लिए पब्लिक की एन्क्रिप्शन का प्रयोग होता है। लेकिन हमने देखा कि पब्लिक की एन्क्रिप्शन के अन्य रूप भी हैं, जैसे डिजिटल सिग्नेचर भी हमको इससे निकल के आता है। उनके बारे में तो हम चर्चा करेंगे। अभी हम आते हैं रिसोर्स कंस्ट्रेंट सेटिंग में, अर्थात ऐसी स्थिति जहाँ पे प्रोसेसर तो है, कंप्यूटर तो है, लेकिन उसकी क्षमता बहुत कम है। इसका उदाहरण होता है आईओटी डिवाइसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के छोटे छोटे सेंसर लगे हैं। वो आजकल वॉशिंग मशीन में छोटी सी चिप आती है, व्हीकल्स में छोटे छोटे चिप्स आने लगे हैं, स्ट्रीट लाइट्स में भी चिप लगे होते हैं। तो ये बहुत सारे स्थानों पे आजकल प्रोसेसिंग पावर आई है, जिसके द्वारा आजकल तो फ्रिज में भी आने लगे हैं, तो जिसके द्वारा थोड़ा कंप्यूटेशन की क्षमता वो रखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो कनेक्टेड होते हैं अन्य डिवाइसेस से, और अपनी जो जानकारी है जहाँ पे भी लगे हैं, फ्रिज में लगे हैं तो फ्रिज की जानकारी, स्ट्रीट लाइट में लगे हैं तो वहाँ की जानकारी वो उन अपने सेंसर से कलेक्ट करके आगे भेजते हैं। लेकिन जैसे ही आगे भेजेंगे तो यदि वो इंफॉर्मेशन
सीक्रेट रखने की आवश्यकता है तो उसको एन्क्रिप्ट करके भेजना होगा। अब समस्या ये आती है कि IoT डिवाइसेस की क्षमता इतनी कम होती है, उनमें ज़्यादा बैटरी पावर या अन्य प्रकार की पावर नहीं मिलती है, प्रोसेसर बहुत कम स्पीड वाले होते हैं, मेमोरी भी बहुत कम होती है, तो वो AES का एन्क्रिप्शन भी ठीक से नहीं कर पाते। तो ऐसे डिवाइसेस के लिए कुछ अन्य प्रकार के एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम की आवश्यकता पड़ती है, और इसको देखते हुए NIST ने हाल में ही एस्कॉन करके एक एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम का चयन किया है। इसको लाइट वेट क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम कहा जाता है, और आशा है कि एस्कॉन आगे आने वाले समय में सारे IoT डिवाइसेस में उपलब्ध होगा। लाइट वेट क्रिप्टोग्राफी इसलिए इसको कहा जाता है कि एक तो ये AES से भी ज़्यादा तेज है, 4 गुना करीब ज़्यादा तेज़ी से चलता है, और उससे भी महत्वपूर्ण बात ये कि जहाँ बहुत कम पावर का प्रयोग करता है, बहुत अधिक प्रोसेसर स्पीड भी नहीं चाहिए कि काफ़ी तेज चलता है, मेमोरी की आवश्यकता भी बहुत कम होती है इसमें, तो सब प्रकार से मिला के एस्कॉन कहीं ज़्यादा उपयोगी है IoT डिवाइसेस के लिए। अब हम आते हैं, हम मैसेज सीक्रेसी पे ही हैं, लेकिन एक अन्य प्रकार का एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। इसका अर्थ यह है कि आजकल फ़ोन में ऐप्स बहुत आ गए हैं, जो कि जैसे व्हाट्सएप का उदाहरण लें कि आप व्हाट्सएप के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को मैसेज भेज रहे हैं या फ़ोन कॉल कर रहे हैं, तो आपके फ़ोन से जो भी जानकारी निकलती है इस ऐप में वो एन्क्रिप्टेड होती है। ये जानकारी व्हाट्सएप के सर्वर्स में जाती है, वहाँ से जिस व्यक्ति को पहुँचनी है वहाँ तक जाती है, पूरे रास्ते ये एन्क्रिप्टेड रहती है, और जिस व्यक्ति को जानकारी भेजनी है उसके पास पहुँच के ये डिक्रिप्ट होती है। और इसमें 2 ही व्यक्ति नहीं है कि ऐसा है कि एक व्यक्ति भेज रहा है, एक दूसरा व्यक्ति जानकारी को प्राप्त कर रहा है। व्हाट्सएप में जैसे ग्रुप्स होते हैं, एक ग्रुप में 30, 40, 50 लोग होते हैं, तो एक मैसेज यदि आप भेजेंगे एक ग्रुप में तो सारे उसके यूज़र्स को वो मैसेज मिलेगा, और ये सारे मैसेज जो जा रहे हैं वो एन्क्रिप्टेड होके जा रहे हैं, और सबके डिवाइसेस में पहुंचने के बाद ये डिक्रिप्ट हो रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को एंड टू एंड एन्क्रिप्शन कहा जाता है, अर्थात कि जहाँ से चला मैसेज और जहाँ पहुँचा उस पूरे रास्ते ये एन्क्रिप्टेड रहा, चाहे कितने भी संख्या में कितनी भी जगह ये मैसेज किया। तो इसको उपलब्ध बनाने के लिए कुछ एन्क्रिप्शन की जो तकनीक हमने देखी हैं उन्हीं का प्रयोग होता है, एक विशेष रूप में उनका। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ जो कि थोड़ा सरलीकरण है, जो ऐसा व्हाट्सएप में वास्तव में होता है। इसमें कई चीज़ें जो कि उतनी आवश्यक नहीं है उनको मैंने हटा दिया है। तो कुछ इस प्रकार से व्हाट्सएप में एन्क्रिप्शन एंड टू एंड किया जाता है। सबसे पहले मान लीजिए कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, तो जब भी एक यूज़र उस ग्रुप को ज्वाइन करता है, ज्वाइन करते ही वो यूज़र एक मास्टर सेंडर की का सृजन करता है, बल्कि ये कहें कि उस यूज़र का फ़ोन ये मास्टर या ऐप जो है वो मास्टर सेंडर की बनाती है, और इस की को, मास्टर सेंडर की को, सारे यूज़र्स को जो भी उस ग्रुप में हैं उन सब को भेज देता है। लेकिन ये भेजते एन्क्रिप्टेड रूप में है, और उसके लिए हर एक यूज़र की पब्लिक की का प्रयोग होता है जो कि उपलब्ध होती है। उससे एन्क्रिप्ट करके इस सेंडर की को, अगर ग्रुप में 50 यूज़र्स हैं तो 50 यूज़र्स को अलग अलग भेजा जाता है। इसके पश्चात साथ ही साथ बल्कि कहें तो जितने 50 अन्य यूज़र्स हैं उन सब की मास्टर सेंडर की भी होती हैं
जिन्होंने पहले से ज्वाइन कर रखा है ग्रुप को, तो उनसे अपनी पब्लिक की दे के यूज़र मान लेते हैं अनुभा ने ज्वाइन किया, तो अनुभा की पब्लिक की भी भेजी जाती है सारे यूज़र्स को, और उनकी स्वयं की मास्टर सेंडर की एनक्रिप्ट होके अनुभा अपने पास, या अनुभा की ऐप जो है वो अपने पास एकत्रित कर लेती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अनुभा के ऐप में ग्रुप में अगर 50 यूज़र्स हैं तो 50 मास्टर सेंडर कीज उपलब्ध हैं, बल्कि कहीं 51 है, 51 भी तो स्वयं की है। अब ये तो शुरुआत की बात हो गई, जैसे ही ग्रुप को अनुभा ने ज्वाइन किया। इसके बाद जब भी अनुभा को व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजना हुआ तो ऐप में मैसेज टाइप करती हैं, और जैसे ही सेंड का बटन दबाते हैं तो एक नई AES की, जिसको कि सेंडर की कहते हैं, वो बनाई जाती है। और वो ऐप कैसे बनाती है, वो मास्टर सेंडर की जो अनुभा की है उसको लेते हैं, हैश फंक्शन का प्रयोग और एक काउंटर का प्रयोग करके ये की बनाई जाती है। और कैसे बनाई जाती है मैं अभी बताऊंगा। तो AES की जो बन गई उसके द्वारा जो मैसेज को एन्क्रिप्ट किया गया, और वो मैसेज अनुभा ने 50 अन्य यूजर्स को अलग अलग भेज दिया, उसी एन्क्रिप्शन, सेम एन्क्रिप्शन। अब जैसे किसी अन्य यूजर ने, मान लेते हैं ब्रज ने, वो मैसेज उसके पास पहुंचा उनके ऐप में, तो ये तो मैसेज के हेडर से ही पता चल जाता है कि अनुभा ने भेजा है। तो ब्रज की ऐप जो है अनुभा की मास्टर सेंडर की जो कि उनके पास उपलब्ध है उसको लेते हैं। ये जो काउंटर है जिसको आगे प्रयोग किया गया है, वो काउंटर की वैल्यू निकालना बहुत आसान होता है, सब निकाल सकते हैं। तो काउंटर की वैल्यू निकालते हैं, वही हैश फंक्शन का प्रयोग करके मास्टर सेंडर की और काउंटर में AES की जैसे अनुभा ने बनाई थी वैसी ही ब्रज की ऐप में भी बनती है, वही AES की मिलती है, उससे मैसेज डिक्रिप्ट होता है। और जब भी एक यूज़र कोई ग्रुप छोड़ के जाता है तो उस यूज़र की, जैसे अनुभा ग्रुप ने एक ग्रुप छोड़ा, तो अनुभा की जो मास्टर सेंडर की अन्य ग्रुप मेंबर्स के पास उपलब्ध है वो लोग डिलीट कर देते हैं, क्योंकि उसको फिर स्टोर करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन बनाया जाता है। अब मास्टर सेंडर की से ये सेंडर की कैसे बनती है, इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे। इसके एक तरीका जो पब्लिक की के द्वारा संभव है वो इस प्रकार से है कि अगर अनुभा और ब्रज के लिए, अभी उदाहरण के तौर पे हम 2 ही यूज़र मान रहे हैं कि अनुभा और ब्रज के पास एक मास्टर सेंडर की है जो कि अनुभा ने बनाई है या ब्रज ने बनाई है, और एक नई की उनको प्रयोग में लानी है जो AES की है। तो सबसे पहले तो ये मास्टर की कैसे एक्सचेंज करेंगे, वेल डिफी एलिमेंट की एक्सचेंज का प्रयोग करके कर लेंगे, या पब्लिक की एन्क्रिप्शन का प्रयोग करके कर लेंगे। अब उनको एक AES की नई बनानी है। जब भी उनके बीच में कम्युनिकेशन का आदान प्रदान हुआ तो एक नई की का प्रयोग वो करना चाहते हैं। तो इसके लिए अनुभा एक नई AES की बना सकती हैं, उसको पब्लिक की जो ब्रज की है उसका प्रयोग करके एन्क्रिप्ट करके ब्रज को भेज सकती हैं, ब्रज उसको डिक्रिप्ट करके प्रयोग में ला सकती हैं। ये तो एक सिंपल सरल तरीका हुआ जो कि हम पहले देख चुके हैं। एक दूसरा तरीका जो कि वास्तव में प्रयोग होता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन में, वो इस प्रकार का है कि अनुभा और ब्रज एक काउंटर दोनों के पास एक रहता है, और काउंटर सिंपली केवल ये गणना करता है कि कितनी बार अभी तक अनुभा और ब्रज में मैसेजेस का आदान प्रदान हुआ। तो दोनों इस काउंटर की गणना कर सकते हैं आराम से। जब भी एक नया मैसेज भेजा जाएगा तो इस काउंटर को 1 से बढ़ा दिया जाएगा दोनों तरफ। तो ये काउंटर की जो अभी की वैल्यू है, जो कि पिछली वैल्यू से अधिक है, अनुभा को एक नया से मैसेज भेजना है ब्रज को, तो अनुभा मास्टर की लेती हैं जो उनके पास है, काउंटर की अभी की वैल्यू लेती हैं, और SHA-3 हैश फंक्शन यूज़ करके ये स्ट्रिंग को हैश निकालती हैं।
हैश की वैल्यू हमने ऐसे चित्र का देखा था 384, 512 इत्यादि बिट्स हो सकता है, तो उसकी पहली 128 बिट का ही प्रयोग यही इसमें होगा। और ये हर एक बार जैसे मैंने कहा एक नई की बनती है इस प्रकार से, तो जब भी नई की बनाना होगा तो काउंटर की जो वैल्यू है वो 1 से बढ़ जाएगी, मास्टर की कभी बदलती नहीं। तो जो अनुभव मैसेजेस और की बनाएंगे वो पहले सेशन में ये होगी, दूसरे सेशन में 2 होगी, तीसरे सेशन में बस काउंटर बढ़ता जाएगा। एम के मास्टर की है। तो क्या ये सिक्योर है? यदि माने कि अगर ईला की तरफ से हम परिप्रेक्ष्य से देखें कि ईला को कोई एक की इसमें से पता चल जाती है, माने कि ये की पता चल गई ईला को, तो क्या ईला इससे अन्य की निकाल सकती है? इसका उत्तर है नहीं। कारण ये है कि ईला को कोई एक की सच पता भी चल गई तो हैश फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है, काउंटर की वैल्यू भी ईला को मालूम है, लेकिन हैश फंक्शन की जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये कि आउटपुट मालूम होने के बाद भी जो किस इनपुट से हैश होके ये आउटपुट बना है वो ईला नहीं निकाल सकती। और इसीलिए 1, 2, 3 सेशन की जानकारी होने के बाद भी ईला मास्टर की नहीं निकाल सकती, और जब तक मास्टर की नहीं मालूम ईला कभी भी आगे वाली सेशन की जो कि प्रयोग भविष्य में होंगी उनकी जानकारी भी नहीं निकाल सकती। तो ये जो तरीका है थोड़ा अजीब सा लग सकता है, पहला वाला तो बहुत ही सरल था, लेकिन इसकी जो विशेषता ये है कि क्योंकि इसमें पब्लिक की एन्क्रिप्शन कहीं प्रयोग नहीं हो रहा है, जब भी सेशन के लिए एईएस की बनाई जा रही है तो इसकी रफ्तार कहीं अधिक है। जैसे हमने देखा था कि आरएसए या ईसीसी 100 गुना से भी अधिक धीरे चलते हैं एईएस से, जबकि इसमें केवल एक बार SHA-3 हैश फंक्शन का प्रयोग होता है और SHA-3 की रफ्तार जो है ये एईएस की रफ्तार जितनी है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर पहले मेथड से अगर ये हम मेथड प्रयोग करें तो 100 से भी अधिक गुने से तेजी से ये चले। इस कारण से ये तरीका हम अधिक कई जगह प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप। अब अगली चीज पे हम आते हैं, सीक्रेसी ऑफ मैसेज तो एक प्रयोग और उपयोग हो गया पब्लिक की बल्कि क्रिप्टोग्राफी का। अगला उपयोग है ऑथेंटिकेशन, अर्थात कि हमें एक डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई करना है या एक व्यक्ति को सर्टिफाई करना है, ऑथेंटिकेट ये व्यक्ति वही है जो ये कह रहे हैं। उसके लिए क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग होता है और हम ये देख भी चुके हैं। जब डिजिटल सिग्नेचर्स की चर्चा हुई थी तो साथ ही डिजिटल सिग्नेचर के साथ साथ हैश फंक्शन को मिला के ये ऑथेंटिकेशन होता है। जैसे कि अगर डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करना है अनुभव को, तो उसको अनुभव ने डिजिटल सिग्नेचर उसमें लगा दिए और पहले डॉक्यूमेंट का हैश कर दिया जिससे कि उसका साइज कम हो गया, और फिर उसमें डिजिटली साइन कर दिया किसी पब्लिक की से एन्क्रिप्शन का प्रयोग करके। तो इस प्रकार से तो डॉक्यूमेंट का ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, लेकिन अनुभव का ऑथेंटिकेशन यदि करना है कि ये अनुभव वही है जो ये कह रही हैं, उसके लिए हमने देखा था कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग होता है, जिसमें कि अनुभव की पब्लिक की को डिजिटली साइन किया जाता है सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के द्वारा, ये पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करके, जिससे कि कोई भी इसको चेक कर सकता है
कि ये अनुभा की पब्लिक की है और ये सर्टिफाइड है सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो इस प्रकार से किसी डॉक्यूमेंट या किसी व्यक्ति का ऑथेंटिकेशन क्रिप्टोग्राफी के द्वारा होता है। अब एक तीसरे उपयोग पे हम आते हैं। ये इंटीग्रिटी है, ये नया है उपयोग। इसकी सेटिंग कुछ इस प्रकार से है कि एक काफ़ी सारा महत्वपूर्ण डेटा स्टोर करना है। तो स्टोर तो हमारे पास जो भी स्टोरेज मैकेनिज्म है, हार्ड डिस्क है या अन्य है, वहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये महत्वपूर्ण डेटा है तो ये हम आवश्यक है इसके साथ कि जो स्टोरेज हो इसको ये टैम्पर प्रूफ हो, अर्थात कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ जरा सी भी नहीं कर पाए। जो डेटा स्टोर हो गया वो वैसे का वैसे ही रहना चाहिए, कोई बदलाव उसमें संभव नहीं होना चाहिए। तो एक तो फिर सरल तरीका यह है कि पूरे डेटा को एन्क्रिप्ट कर दिया जाए। तो जिसके पास डिक्रिप्शन की है बस वही व्यक्ति उसमें कुछ बदलाव ला सकता है, अन्यथा कोई नहीं ला सकता। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कई परिस्थितियों में कि क्योंकि एन्क्रिप्ट हो गया डेटा तो कोई पढ़ भी नहीं सकता कि लिखा क्या है। जैसे कि अब उदाहरण लें कि अगर हम एक शहर के जितने लैंड ओनरशिप और घर हाउस ओनरशिप है उसका डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो यदि उसको एन्क्रिप्ट करके स्टोर करेंगे तो कोई पढ़ ही नहीं पाएगा। तो कोई भी व्यक्ति जानना चाहे कि भाई ये घर किसके नाम है वो नहीं पता लगा सकता। तो एन्क्रिप्ट इस प्रकार का डेटा हमें करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ज़रूरत यह है कि एन्क्रिप्टेड ना रहे, लेकिन ये भी साथ ही साथ ज़रूरत है कि कोई छेड़छाड़ उसके साथ ना कर पाए। तो एक अगर हम हैश फंक्शन का प्रयोग करें तो उसके साथ हम एक सॉल्यूशन थोड़ा अच्छा सा निकाल सकते हैं कि ये पूरे डेटा को एन्क्रिप्ट ना करें, ये पूरे डेटा की एक हैश वैल्यू निकालें जो कि छोटी सी है और सिर्फ हैश वैल्यू को एन्क्रिप्ट करें। तब जो भी हैश वैल्यू है वो सारे डेटा पे आधारित है। डेटा में कहीं भी छेड़छाड़ की गई तो उसका हैश बदल जाएगा, और क्योंकि हैश एन्क्रिप्टेड है तो हैश के साथ छेड़छाड़ संभव नहीं है। तो पूरे कहीं भी डेटा में कहीं एक बिट भी बदली तो क्योंकि हैश वैल्यू बदलेगी, और हैश वैल्यू के साथ क्योंकि एन्क्रिप्टेड है तो उसके साथ बदलाव नहीं लाया जा सकता, तो इसलिए पूरे डेटा में भी बदलाव नहीं आ सकता। बस एक प्रॉब्लम इसके साथ वो ये है क्योंकि ये हैश वैल्यू को हम एन्क्रिप्ट कर रहे हैं तो जिसके पास भी डिक्रिप्शन की है उसमें ये क्षमता तब भी है कि वो डेटा को बदल सके, फिर हैश वैल्यू निकाले और हैश वैल्यू को फिर से एन्क्रिप्ट कर दे। तो एक व्यक्ति जिसके पास कीज है, डिक्रिप्शन की तो विशेष रूप से है, वो हैश वैल्यू कह रहा हूँ कि पूरे डेटा में बदलाव ला सकता है। इसका भी क्रिप्टोग्राफी में अच्छा सॉल्यूशन है जिसको ब्लॉकचेन कहते हैं। ये आजकल काफ़ी चर्चित भी है। डेटा को ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स में स्टोर किया जाता है। ब्लॉक बस बात देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये मेमोरी का एक हिस्सा है, एक विशेष साइज़ का, तो उसमें उसके साइज़ के बराबर डेटा स्टोर हो सकता है। और जैसे ही कई सारे इस तरह एक के बाद एक ब्लॉक्स होते हैं, करंट ब्लॉक जो है जब उसमें डेटा स्टोर करते जाते हैं, जब भर जाता है तो एक नया ब्लॉक बनाया जाता है जो खाली रहता है प्रारंभ में। लेकिन जैसे ही नया ब्लॉक बनता है तो उसमें करंट ब्लॉक जो है जिसमें कि डेटा स्टोर्ड है उसकी हैश वैल्यू निकाली जाती है। हैश फंक्शन को SHA-3 है उसका प्रयोग करके, और उस हैश वैल्यू को नए ब्लॉक के शुरू में स्टोर कर दिया जाता है। तो नए ब्लॉक का एक छोटा सा शुरू का हिस्सा में कुछ ये हैश वैल्यू स्टोर होती है, बाकी हिस्सा नए ब्लॉक का उपलब्ध रहता है डेटा स्टोर करने के लिए। तो ये क्योंकि करंट ब्लॉक की हैश वैल्यू नए ब्लॉक में है, इससे
एक कनेक्शन बन जाता है नए ब्लॉक में और करंट ब्लॉक में, क्योंकि जब भी करंट ब्लॉक है उसकी हैश वैल्यू निकाल के हम ढूंढ सकते हैं किस ब्लॉक में है वो अगला ब्लॉक है, और उसके बाद अगले ब्लॉक की हैश वैल्यू निकाल के हम ढूंढ सकते हैं ये अगला ब्लॉक का है। तो एक प्रकार से सीक्वेंस में आ जाते हैं ये ब्लॉक एक के बाद एक, और बाकी ब्लॉक जो नया ब्लॉक है वो खाली है तो उसमें डेटा हम प्रयोग कर सकते हैं, और इस पूरे स्ट्रक्चर को ब्लॉकचेन कहते हैं। और ब्लॉकचेन कहने का कारण भी सरल ही है कि ये जैसे पहला ब्लॉक ये है, इसकी हैश वैल्यू हम दूसरे ब्लॉक में यहाँ पे रख रहे हैं। दूसरा ब्लॉक ये है जब इसमें डेटा आ जाता है तो इसकी हैश वैल्यू हम तीसरे ब्लॉक के शुरू में रखते हैं। इस तरीके से ये एक के बाद एक सीक्वेंस में ब्लॉक रहते हैं, और ये देख सकते हैं पिक्चर को कि ये कई सारे ब्लॉक हैं एक चेन से कनेक्टेड हुए एक तरीके की, तो इसलिए ब्लॉकचेन इसको कहा जाता है। अब जब हमने डेटा इस प्रकार से स्टोर किया हुआ है तो ये मानते हैं कि मान लीजिए कि किसी ने किसी एक ब्लॉक में कोई डेटा से छेड़छाड़ कर, जैसे ही एक ब्लॉक का डेटा ये ब्लॉकचेन में कहीं बीच में है ब्लॉक, वो बदलता है उसका डेटा, तो उस ब्लॉक की हैश वैल्यू बदल जाएगी, क्योंकि यही विशेष प्रॉपर्टी है क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर हैश फंक्शंस की। अब जैसे ही उसकी हैश वैल्यू बदली अगले ब्लॉक में, क्योंकि इस ब्लॉक की हैश वैल्यू शुरू से ही स्टोर्ड है, तो उस स्टोर्ड हैश वैल्यू को बदलने की आवश्यकता होगी। इसमें कहीं भी कोई इंक्रिप्शन नहीं हो रहा है, तो कोई भी जाके बदल सकता है उसको, तो उसको बदल दिया। अगले ब्लॉक में शुरू में जो हैश वैल्यू है उसको उसने बदला हुआ है। जैसे ही उसको बदलते हैं तो अगले ब्लॉक की हैश वैल्यू भी बदल गई, क्योंकि किसी भी ब्लॉक में जो डेटा स्टोर्ड है शुरू में पिछले ब्लॉक की हैश वैल्यू है और बाकी अन्य कोई डेटा है, अन्य डेटा बदलता नहीं है यदि तब भी शुरू की हैश वैल्यू बदली तो पूरे ब्लॉक की हैश वैल्यू बदल जाएगी। इसका अर्थ यह है कि फिर इस अगले ब्लॉक से भी अगले ब्लॉक में जो हैश वैल्यू है उसको बदलने की आवश्यकता होगी। उसको बदलेंगे तो अगले से अगले ब्लॉक की हैश वैल्यू बदल जाएगी, और इस तरीके से एक के बाद एक चेन में जिस भी जगह एक ब्लॉक में वैल्यू हम बदलते हैं तो उसके बाद जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सब की वैल्यू बदल जाएगी। तो इसको कहते हैं कि कैस्केडिंग प्रॉपर्टी। एक जगह हमने जरा सी वैल्यू बदली तो बदलाव पूरे ब्लॉकचेन में अंत तक आता जाता है। तो इसका क्या फायदा होता है? मान लीजिए कि एक ब्लॉकचेन कई जगह हम स्टोर किए हुए हैं, एक ही जगह नहीं है, कई जगह। तो अगर हमने एक जगह टेम्पर करी और पूरे वैल्यू बदली तो अन्य जगह से उसको पकड़ा जा सकता है कि भाई किसी भी आखिरी ब्लॉक में भी उसकी हैश वैल्यू जो है, आखिरी ब्लॉक की वैल्यू जो करंट ब्लॉक है, सारी अलग अलग स्टोरेज का, वो करंट ब्लॉक की वैल्यू एक जगह बदल जाएगी, बाकी जगह वही रहेगी। तो कहीं भी आपस में जब ये कंपैरिजन होगा तो ये पकड़ा जाएगा कि एक जगह बदल गई है। इसके अलावा यदि हैश वैल्यू रेगुलरली कहीं पब्लिकली डिक्लेयर भी हो रही है, जैसे कि हर दिन के अंत में ब्लॉक जो करंट ब्लॉक है उसकी में जो हैश वैल्यू स्टोर्ड है वो वेबसाइट में एक डाल दी जाए जो कोई भी देख सकता है, या न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया जाए, या कुछ इस प्रकार से पब्लिकली लगातार उसको बताया जाए। तो एक बार जिस ब्लॉक की हैश वैल्यू पब्लिश हो गई वो उस ब्लॉक की या उसके किसी भी पहले वाले ब्लॉक की वैल्यू अब बदली नहीं जा सकती, क्योंकि पब्लिकली पब्लिश्ड वैल्यू को बदलना संभव नहीं। इस कारणवश ब्लॉकचेन में जब हम डेटा स्टोर करते हैं तो उसमें छेड़छाड़ लगभग असंभव।
तो इसलिए ब्लॉकचेन एक बहुत अच्छा टूल है, टेक्निक है, जिसके द्वारा जब भी टैम्पर प्रूफ डेटा की आवश्यकता होती है तो उसका प्रयोग हो सकता है। और इस कारणवश इसका कई जगह प्रयोग आज के समय में हो भी रहा है। लैंड रिकॉर्ड की मैंने बात करी, सर्टिफिकेट्स हो गए, अन्य डेटा हो गया, सब कि कोई भी एक प्रोडक्ट फैक्ट्री से चल के शॉप तक आ रहा है तो जितने भी जगह, एक जगह से दूसरी जगह गया तो जिसने भी एक्सचेंज किया तो उसकी फ़ोटो लेके रिकॉर्ड कर दिया गया, जिससे कि पता चले कि हर जगह वो प्रोडक्ट कैसे घूम रहा है। कहीं भी रास्ते में छेड़छाड़ यदि उससे होती है तो उसको पकड़ा जा सके। क्रिप्टो करेंसीज का नाम शायद सभी ने सुना होगा। तो क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, इथेरियम काफ़ी चर्चित हैं। इनमें भी जितना करेंसी ट्रांजैक्शन का डेटा है वो ब्लॉकचेन में ही स्टोर होता है, क्योंकि यहाँ भी बहुत आवश्यकता ये रहती है कि कोई भी छेड़छाड़ कोई भी ना कर पाए। और एक आखिरी एप्लीकेशन पे आते हैं, ये भी काफ़ी रोचक है, बिट कमिटमेंट। इसका एक सेटिंग इस प्रकार की है कि मान लीजिए कि एक कोई ऑनलाइन कॉन्टेस्ट हो रहा है। उस कॉन्टेस्ट एक बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम दी गई है और उसके ये कॉन्टेस्ट है कि भाई जो भी इसको सॉल्व करेगा उसको एक प्राइज मिलेगा। और कॉन्टेस्ट का एक समय दिया होता है कि इस तारीख को इतने बजे तक आपको सॉल्यूशन इस वेबसाइट पे अपलोड करना है। यदि आप नहीं कर पाए तो फिर आप भाग नहीं ले सकते। अब मान लीजिए कि अनुभा ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी समय से पहले, तो अनुभा प्राइस की हकदार हुई, तो अपना वो सॉल्यूशन उनको जैसे अनाउंसमेंट में था कि एक वेबसाइट में जाके अपना सॉल्यूशन अपलोड कर दें और वो रिकॉर्ड हो जाएगा वहाँ पे। ऑफ कोर्स अनुभा क्योंकि सॉल्यूशन अनुभा नहीं चाहेंगे कोई अन्य लोग भी सॉल्यूशन को पता कर पाएँ, इसलिए वो जब अपलोड करेंगे उस साइट पे तो सॉल्यूशन को एनक्रिप्ट करके उस साइट को भेजेंगी, जिससे कि वहाँ पे उस साइट की पब्लिक की का प्रयोग करके जिससे कि वो सबमिट हो जाए, वो डिक्रिप्ट कर सकें जो भी जजेस हैं इस कॉन्टेस्ट के। लेकिन एक इसमें रिस्क अभी भी है, और जो साइट है, जो साइट के मैनेजर्स हैं, उनमें से यदि कोई एक थोड़ा उसको लालच आ जाता है कि भाई ये कॉन्टेस्ट में बहुत प्राइज है, तो क्यों ना मैं जो देखूं कि किसी ने जो सॉल्यूशन जमा कर रहे हैं उसमें कौन सा सही है और उसको कॉपी करके मैं ही अपनी तरफ से जमा कर दूं। तो अच्छा, जो साइट को मैनेज कर रहे हैं वो उसके पास तो पब्लिक की जो जिसके द्वारा एनक्रिप्ट करके भेजा गया सॉल्यूशन उसकी प्राइवेट की है, तो वो तो खोल के देख ही सकते हैं हर एक सॉल्यूशन को। इससे बचने का क्या तरीका है? बिट कमिटमेंट प्रोटोकॉल, जिसका कि मैंने नाम लिया, हालांकि इसका नाम बिट कमिटमेंट की जगह कमिटमेंट होता तो ज़्यादा अच्छा होता। कुछ ऐसे कारण रहे किसी समय जिससे कि बिट कमिटमेंट नाम पड़ा इसका। ये अनुभव कुछ इस प्रकार से काम कर सकते हैं। उन्होंने अपना सॉल्यूशन लिख लिया एक फाइल में, तो उसको हम मैसेज m बना देते हैं और अनुभव SHA-3 एक हैश फंक्शन लेती हैं, और जो साइट को अनुभव अपना सॉल्यूशन m जो एनक्रिप्ट करके भेजने की बजाय इस सॉल्यूशन को हैश करके h(m) निकाल के उसको एनक्रिप्ट करके साइट पे भेजती है। साइट पे जाके वो डिक्रिप्ट हो जाता है, लेकिन h(m) ही रहता है। तो जब कॉन्टेस्ट समाप्त हो जाता है, मतलब उसका समय समाप्त हो जाता है, तो अनुभव जो भी जजेस देखते हैं कि भाई कौन कौन से सबमिशन हुए एंट्री, तो अनुभव का जो सॉल्यूशन है वो
सॉल्यूशन नहीं उपलब्ध है, उसका हैश वैल्यू उपलब्ध है जजेस के पास। अच्छा, क्योंकि केवल हैश वैल्यू उपलब्ध है तो जजेस तक पहुंचने के पहले कोई साइट मैनेजर भी प्रयास करेगा कि भाई मैं भी इस सॉल्यूशन को कॉपी कर लूँ, तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें तो सॉल्यूशन मालूम ही नहीं है। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं वो कि भाई इसी की कॉपी बना लें, पूरी हैश वैल्यू की ये कॉपी बना लें HFM कोई, और कहें कि ये हमारा सॉल्यूशन है। वो दोनों आइडेंटिकल होंगे तो उनको कॉपीइंग पकड़ना आसान होगा, तो वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि जजेस को कैसे पता चलेगा कि सॉल्यूशन सही है? जजेस के पास तो केवल हैश वैल्यू ही है। तब जजेस जो अनुभा को कांटेक्ट करेंगे और अनुभा से कहेंगे आप अपना वास्तविक सॉल्यूशन भेजिए, और अनुभा तब उनको सॉल्यूशन M भेजती। अब ये सॉल्यूशन जो है, अनुभव को चिंतित होने की बात नहीं है सीक्रेट रखें कि नहीं, क्योंकि कॉन्टेस्ट खत्म हो चुका है। अब तो ऐसे भी भेज सकती हैं जजेस को। अब इसके पश्चात जजेस जो हैं उनको ये निर्धारित करना है कि ये जो हैश वैल्यू भेजी थी अनुभव ने पहले, और ये जो अब सॉल्यूशन भेज रही हैं, ये वही है, एक ही सॉल्यूशन है। और उसको चेक आसानी से कर सकती हैं, क्योंकि इस सॉल्यूशन जो जजेस के पास आया M, ये बाद में आया कॉन्टेस्ट खत्म होने के, इसकी हैश वैल्यू निकाल के जो कॉन्टेस्ट के पहले सबमिशन था अनुभव का HFM, उससे कंपेयर करके बराबरी चेक कर सकते। अच्छा, ये भी संभव नहीं है अनुभव के लिए। मान लेते हैं कि अनुभव कुछ चीटिंग करने का प्रयास कर रही है कि उनको पहले सॉल्यूशन मालूम नहीं था, कॉन्टेस्ट जब समाप्त हो गया तो उनके किसी मित्र ने उनको सॉल्यूशन बताया, तो वो सॉल्यूशन अनुभव ने बाद में भेजा। लेकिन इस हैश वैल्यू का, क्योंकि पहले यदि अनुभव को सॉल्यूशन मालूम नहीं है, तो ये जो हैश वैल्यू है इससे वो मैच ही नहीं करेगा। और इसका अर्थ ये हुआ कि अनुभव के लिए ये संभव नहीं है कि पहले हैश वैल्यू भेज दें जब सॉल्यूशन उनको मालूम ना हो, बाद में सॉल्यूशन मालूम हुआ तो उसको भेजा, लेकिन उसको हैश वैल्यू से वो मैच नहीं करा पाएंगे। केवल हैश वैल्यू को देख के कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता। तो जब जजेस के पास सॉल्यूशन भी अनुभव से आएगा, हैश वैल्यू पहले आ चुकी है, तो जजेस भी आराम से उसको चेक करके निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हाँ, अनुभव सही है, उनका सॉल्यूशन सही है, तो इसलिए प्राइज उनको ही मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से ये समस्या का समाधान होता है, और इसका कई अन्य जगह भी उपयोग हो सकता है। तो ये क्रिप्टोग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण उपयोगों की चर्चा मैंने करी इस लेक्चर में। इसके कई अन्य उपयोग भी हैं, कई अन्य तरीके से भी, जैसे जो मुख्य मैंने विधाएं बताई, उनका तरह तरह से प्रयोग करके अन्य सॉल्यूशन में निकाला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में है, या ग्रुप कई लोगों को सिग्नेचर करना है एक ही डॉक्यूमेंट में, उसको कैसे करेंगे इत्यादि। तो उनकी चर्चा मैं नहीं करूँगा समय अनुभव की वजह से। इस कोर्स में फ़िलहाल इतना ही। तो आशा है कि आप सबको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।